राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। तो आज यक्षित की फैमिली जो है वो रेस्टोरेंट आई थी, होटल आई थी। उन्होंने टॉप फ्लोर बुक कराया था अपनी पार्टी के लिए। वहाँ पर उन्होंने ओबरॉय यानी विवेक की फैमिली को और अनय की फैमिली को भी इनवाइट किया था। जब वो अपने होटल द गोल्डन रिव्यू में पहुँचे तो वहाँ पर जैसे ही बच्चे एंटर हुए तो वहाँ पे उन्होंने साइड में प्ले एरिया देखा, जिसे देखकर वेद और ईशानी की आंखों में चमक आ गई और वे अपने मम्मा पापा की गोद से उतरकर उस तरफ जाने को अपना इशारा करने लगे। यक्षित ये देखकर स्माइल करने लगा और जब रियान ने ये देखा युवान ने ये देखा तो उसके भी चेहरे पे स्माइल आ गई। वो भाई से बोला, भाई क्या मैं बच्चों को लेकर प्ले एरिया में जा सकता हूँ कुछ देर के लिए? तो यक्षित ने सिर हाँ में हिलाकर अपनी स्वीकृति दी और युवान, नताशा और युविका बच्चों को लेकर प्ले एरिया में तरफ चल दिए। वो प्ले एरिया में जाकर खुद भी बच्चे ही बन रहे थे, साथ में कुछ गार्ड्स भी उनके लिए यक्षित ने कंफर्म कर दिए थे। बाकी की फैमिली सारी टॉप फ्लोर पे पहुंची। जब टॉप फ्लोर पे सब पहुंचे और लिफ्ट टॉप फ्लोर पे खुली तो अनय ने कहा, क्या बात है, आज पंचुअल लोग ही अनपंचुअल हैं। तो यक्षित ने भी स्माइल करके कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी नंबर आ रहा है। इस बात पर अनय भी चैप गया और दृष्टि की तो स्माइल आ गई वन्या को और जीविका को देखकर। वहीं सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे और सब चैतन्य दादाजी के पैर भी छू रहे थे। तो वहीं शौर्य थोड़ा कंफ्यूज था। वो वन्या के पास आकर बोला, भाभी युवान नहीं आया क्या? जब वो इम्पेशेंटली वन्या से पूछ रहा था तब यक्षित अपनी आंखें टेढ़ी करके वो शौर्य को ही देख रहा था। तो वन्या ने कैजुअली कहा, वो सब प्ले एरिया में रुक गए हैं। प्ले एरिया का नाम सुनते ही शौर्य लिफ्ट की तरफ भागा, जैसे पता नहीं उसके पीछे कुत्ते लग गए हों। ये सोच वन्या पूरी बात भी नहीं बोल पाई थी। सोच में पड़ गई कि क्या बात है, आज ये शौर्य इतना क्यों इम्पेशेंट हो रहा है। और शौर्य जो है नीचे जाकर प्ले एरिया में सबके साथ ज्वाइन हो गया था। वहीं ऊपर सब बड़ों ने अपनी एक आपस में बात करने लगे। वहीं लेडीज दृष्टि, जीविका और वन्या आपस में एक ग्रुप बनाए हुए थी और यक्षित, अनय और विवेक वो तीनों आपस में बिजनेस की बातें डिस्कस कर रहे थे। कुछ ही देर बाद बच्चे ऊपर आ गए। सारे थके हुए से लग रहे थे, लेकिन जैसे ऊपर आए यक्षित ने डिनर ऑर्डर किया और सब अपना अपना डिनर एंजॉय करने लगे। बच्चे तो पूरी तरह से थक गए थे। वेद अपने पापा की गोदी में और ईशानी अपनी मम्मा की गोदी में थी। वहीं अनय बहुत ही ज़्यादा दृष्टि की केयर कर रहा था। वो हर चीज़ को खाने में उसको चुन चुन कर दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे दृष्टि कोई छोटी बच्ची हो। वहीं दूसरी तरफ युवान जो है नताशा को परेशान करने में लगा हुआ था। नताशा ने अपनी प्लेट लगाई। वो थोड़ा ही खाती थी, इसलिए अपनी प्लेट में उसने थोड़ा ही थोड़ा रखा। जैसे ही वो प्लेट लगा के खाने को हुई, युवा ने अपनी खाली प्लेट उसके आगे रख दी और उसकी प्लेट लेके खाने लगा। नताशा ने फिर से अपनी प्लेट लगाई, लेकिन जितनी देर में वो प्लेट लगा पाती उससे पहले ही युवान ने फिनिश कर दिया और अब उसकी लगी हुई प्लेट को दोबारा ले लिया और अपनी खाली प्लेट उसके आगे कर दी। उसने ऐसे 4-5 बार करा। नताशा का मूड बिल्कुल ही बिगड़ चुका था। वो परेशान हो चुकी थी।
फिर चैतन्य दादाजी की एक आवाज़ आई, युवान। युवान चैतन्य दादाजी को देखने लगा और उसने आंखें नीची कर ली। फिर नताशा ने प्लेट लगाई और फिर युवान ने वही किया। चेतन दादाजी ने फिर आवाज़ लगाई, युवान, मानोगे नहीं? उसे खाने भी नहीं दोगे? युवान ने कहा, दादाजी मैंने कहाँ कुछ किया है, मैं तो बस खा ही तो रहा हूँ, मैंने इसे कुछ बोला? नताशा, क्या मैंने तुमसे कुछ बोला, तुमसे कुछ कहा? नहीं ना। चैतन्य दादाजी बोले, मैं सब देख रहा हूँ। वो लड़की प्लेट लगाती है और उसे तुम ले लेते हो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है? युवान बोला, दादाजी आप भी ना। और फिर वह चुपचाप अपना खाना खाने लगा। वहीं शौर्य के सामने युविका बैठी हुई थी। शौर्य मन में सोच रहा था, ये नीचे प्ले एरिया में तो मेरे साथ ठीक थी, क्या इसने मुझे माफ़ कर दिया या अभी भी मुझसे नाराज़ है? ये मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रही है। मैं इसे आगे बोलूं, क्या करूं, कैसे उसे पूछूं कि उसने मुझे माफ़ किया या नहीं? वो इसी उधेड़बुन में था। तभी उसने पानी का मग उठाया। जैसे उसने मग उठाया, उधर से नताशा ने भी उठाया और दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हुआ। लेकिन नताशा ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया, शौर्य ने भी हटा लिया। लेकिन फिर वो कंफ्यूज ही रहा कि पता नहीं नताशा ने मुझे माफ़ किया या नहीं, क्योंकि अब नताशा ने अपना पानी सर्व कर लिया था लेकिन शौर्य को नहीं किया था। वो सोच में पड़ गया क्योंकि वो उसके पास ही थी, बैठी थी। खाना खा के सब अपने अपनी कार लेकर चले गए। वहीं सिंघानिया हाउस पहुंचकर वेद को यक्षित अपनी गोद में लेकर चला गया और ईशानी को वन्या लेकर चली गई। वेद को उसके रूम में सुलाया और वहीं पर ही ईशानी को भी सुला दिया था, क्योंकि अब ईशानी थोड़ी बड़ी हो गई थी और वो वेद के रूम में सोती थी। हालांकि ईशानी का रूम अलग से भी था, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी कि वो उसे अकेले सुलाते, इसलिए वो वेद के साथ ही सोती थी। थोड़ी देर में वन्या फ्रेश होने चली गई और युवान अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया सोफे पर। जब वो आई वॉशरूम से वन्या, तो वो अपने गीले बालों में उसमें कॉम्ब करने की उसे हेयर ड्राई कर रही थी और यक्षित उसे देख रहा था। यक्षित ने उसे कहा, एक ब्लैक कॉफ़ी प्लीज़। वन्या मुस्कुराती हुई किचन में गई और थोड़ी देर में ब्लैक कॉफ़ी लेकर आई। वो जैसे ही ब्लैक कॉफ़ी लेकर टेबल पे रखती है, सो ही तभी यक्षित उसे अपनी गोद में ले लेता है। उसकी अंदर से आती फ्रेगनेस स्मेल से वो मोहित होता जा रहा था। उसने धीरे से उसके बाल को कान के पीछे किया और उसे किस करने लगा। वन्या ने भी उसके गले में अपने हाथ डाल दिए और वो भी उसे देख रही थी। धीरे धीरे वो एक दूसरे में डूबते चले गए और यक्षित वन्या को बेड पर लेकर चला गया। एक हफ्ते बाद आज सिंघानिया मेंशन में अग्रवाल फैमिली आई हुई थी, यानी कि जीविका के मॉम डैड मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, या कहें तो वन्या के भी मॉम डैड। और वहीं पर ओबरॉय फैमिली भी आई थी, विवेक के माता पिता। विवेक के माता पिता ने कुछ दिन पहले ही यक्षित से कहा था कि अब वे विवेक और जीविका की शादी के बारे में सोचें, क्योंकि अब उनसे रहा नहीं जा रहा। सबके पोते पोती होते जा रहे हैं और उनका बेटा है कि उसने अभी तक शादी नहीं की
और ना ही वो इसको सीरियस सोचता है। इसलिए आज सिंघानिया हाउस में अग्रवाल फैमिली यानी कि उसके माता पिता जीविका के और ओबरॉय आए हुए थे, और उनके वहीं पर ही चैतन्य दादाजी और अनिल जी भी बैठे हुए थे। वे आपस में डिस्कस कर रहे थे और नतीजन ये निकला कि 1 महीने बाद की शादी का डिसाइड किया गया, क्योंकि अब विवेक के माता पिता अब और डिले नहीं करना चाहते थे। वो अंदर ही अंदर जेलस फील हो रहे थे थोड़े से कि अनिल जी भी दादा बन गए और वहीं विक्रम जी भी दादा बनने वाले हैं, लेकिन वही अब उनकी बहू भी इनके घर में नहीं आई है। तो इसी के साथ ये डिसाइड होता है कि 1 महीने बाद उनकी शादी करा दी जाएगी। लेकिन विवेक और जीविका तो ऑफिस में थे, वही यक्षित भी ऑफिस में था और अनय भी ऑफिस में ही थे। ये सब बड़ों का ही डिसीज़न था, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक बार विवेक और जीविका से भी इस बारे में राय ली जाए, और वन्या ने उनको फ़ोन मिलाया जीविका को। तो वहीं अनिल जी ने विवेक को फ़ोन मिलाया और फ़ोन को स्पीकर पे रखा गया। दोनों पहले तो नाना करते रहे, स्पेशली जीविका। वो तो चाहती थी कि अभी कुछ और टाइम, लेकिन विवेक तो जीविका की वजह से ही ना कर रहा था। लेकिन बाद में दोनों हाँ कर गए बड़ों के दबाव में आकर, और शादी 1 महीने बाद के लिए फिक्स हो गई। वहीं दूसरी तरफ वैदिक राजवंश वो गुस्से में आग बबूला था। वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा था, लेकिन तभी उसके ऑफिस में उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, सर आपसे मिलने कोई आया है। वो कहता है कौन है? तो वो कहता है असिस्टेंट, सर वो आपसे ही मिलना चाहते हैं और वो कुछ आपके फादर के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, और कोई उनसे डीलिंग हुई है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। वैदिक राजवंश सोच में पड़ जाता है पहले, और फिर उनसे कहता है कि अंदर आ जाओ। और जब उसका असिस्टेंट उन्हें अंदर लेके आता है, तब वो सामने बैठा शख्स वैदिक को देख के कहता है, मुझे आपके पापा के बारे में कुछ अकेले में बात करनी है। तो वैदिक जो है अपने असिस्टेंट को भेज देता है। वो अनजान आदमी वैदिक के सामने कहता है कि मेरे आपके पापा से एक डील हुई थी। उस डील के अंतर्गत मुझे सिंघानिया फैमिली के हर एक मेंबर को ख़त्म करना था, एक एक करके, और तड़पा तड़पा के आपके फादर के इंस्ट्रक्शंस में। आपके फादर तो रहे नहीं, अब क्या वो ऑर्डर्स अभी भी मुझे फॉलो करने हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा पेमेंट भी नहीं किया था, पेमेंट भी बैलेंस्ड है। तो आपका क्या राय है? इस बात पर वैदिक एकदम से शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसकी तो लड़ाई सिर्फ यक्षित से थी, और वो भी इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे आने चाहते थे। लेकिन पूरी फैमिली को क्यों टारगेट किया जा रहा था? वो सोच में पड़ गया। और ये भी कि आखिर पापा पूरी फैमिली को क्यों टारगेट करना चाहते थे? क्या कोई ऐसा बड़ा राज है इसके पीछे कि क्यों टारगेट किया जा रहा था पूरी फैमिली को? और कहीं यक्षित ने इसी की वजह से तो मेरे पापा को नहीं किया, लेकिन जो भी है वो मेरे पापा थे, इस तरह से तो उसे नहीं करना चाहिए था। वो गुस्से में भी था और टेंशन में भी आ गया कि आखिर सिंघानियास को क्यों ख़त्म करने का पापा ने ऑर्डर दिया था। वो उनको कुछ टाइम देता है और कहता है कि ठीक है, मैं कुछ दिन मुझे सोचने को दो, और वो उसे 1 वीक बाद आने के लिए बोलता है। वो सोचता है कि मैं ज़रूर इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कि आखिर क्या बात है
और अपने असिस्टेंट को बुलाता है। असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस देता है, जाकर पता करो कि आखिर में मेरे पापा की और सिंघानिया फैमिली की किस बात की दुश्मनी थी, और पापा के असिस्टेंट को भी मेरे पास भेजो। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में ही नैतिक राजवंश का असिस्टेंट आता है। वो काम तो कर रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई इतनी पावर्स भी नहीं थी। तो वैदिक पूछता है, तुम्हें मालूम है पापा की सिंघानिया के साथ क्या प्रॉब्लम थी? तो वो पहले तो चुप बनाता है और इधर उधर अपना फेस करता है और घबरा जाता है, लेकिन फिर जब वैदिक छोड़ देता है तो वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम है कि सर उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, और स्पेशली अनिल जी को तो वह बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, और वह हमेशा यही चाहते थे कि किसी तरह से वो सबसे पहले अनिल जी को इतना तड़पाएं कि वह बिल्कुल अंदर से टूट जाएं और हर एक मेंबर को उनके सामने मारना चाहती थी। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। वो ये कहकर चुप हो गया। फिर से वही प्रॉब्लम, फिर कोई सॉल्यूशन कुछ नहीं पता पड़ा कि आखिर उसके पापा क्यों इतना उनसे खफा थे, क्यों इतना उनसे खिलाफ थे कि वह सबको बर्बाद करना चाहते थे, जबकि वो तो सिर्फ यक्षित को नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन की वजह से उसके खिलाफ था। वैसे उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। 2 दिन बाद फिर से नैतिक राजवंश के ऑफिस में फिर से असिस्टेंट आके कहता है, सर कोई आया है, वो लोग कह रहे हैं कि आपके पापा के साथ कोई डीलिंग हुई थी, उसके बारे में आपसे बात करनी है। तो वैदिक कहता है ठीक है भेज दो। वो लोग अंदर आते हैं। अब ये लोग नहीं थे और वो पूछते हैं कि आपके पापा तो अब रहे नहीं, हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि नताशा का किडनैप करके उसे उनके पास भेजा जाए, क्या ये अभी भी करना है? क्योंकि आपके पापा तो रहे नहीं, तो अगर हम उसका किडनैप करते हैं तो हम उसको क्या करें, आगे के इंस्ट्रक्शंस हमारे पास नहीं हैं। तो क्या आप बताएंगे कि नताशा का क्या करना है? उसको ध्यान आया कि हाँ, एक बार जब मैं उनके कॉलेज गया था तो बार बार नताशा को देख रहे थे और उसकी इन्फॉर्मेशंस के लिए पूछ रहे थे, लेकिन उसे इतना नहीं था कि उसके पापा उसका किडनैप कराने की सोचेंगे। वो सामने वाले आदमी ने कहा, सर ये काम तो पहले ही हो जाता, लेकिन यक्षित नताशा को अपने साथ अपने फैमिली के अंदर ले गया, अपने घर ले गया, और उसकी भी वही सिक्योरिटी टाइट कर दी गई जिस तरह से उसने बाकी अपने घर के मेंबर्स की हुई थी, और इस वजह से हम अब तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब उसकी सिक्योरिटी कम हो गई है और हम आसानी से अब हमने रास्ता देख लिया है, लेकिन हमारे पास आगे के इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं कि हम किडनैप करके उसके क्या करें। तो क्या आप बताएंगे कि हमें क्या करना है? वैदिक अपने माथे पर 2 उंगली रख के उसको सहला रहा था, सोच रहा था ये पापा क्या करना चाहते थे। ये नताशा सिंघानिया मेंशन में है, ये इनमें आपस में क्या कोई कनेक्शन है? जो नताशा भी सिंघानिया मेंशन में है उसका किडनैप करवाना चाहते हैं, सिंघानिया मेंशन को बर्बाद करना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या है? और वह इसी सोच में था और उनको जवाब देता है, ठीक है नेक्स्ट वीक आइएगा और अभी उसका कोई किडनैपिंग नहीं कीजिएगा जब तक मेरा कोई अगला इंस्ट्रक्शंस नहीं आती हैं। वो आदमी कहता है, अगर आप किडनैपिंग नहीं कराएंगे लेकिन आपके पैसे रिटर्न नहीं होंगे, आप इसके बदले कुछ और भी करा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पैसे रिटर्न नहीं होते हैं। तो उसने कहा कि पहले मैं देखता हूँ कि पापा ऐसा, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है आप अगले हफ्ते आकर बात करिए। वैदिक बहुत परेशान था कि आखिर उसके पापा क्या चाहते थे। फिर उसने डिसाइड किया कि रात को वो पापा के रूम में जाएगा और वहाँ से कुछ
खोजने की कोशिश करेगा। जब वो रात को घर जाता है तब वो वहाँ पे खाना खाकर अपना डिनर करने के बाद अपने फादर के रूम में जाता है। रूम में उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वहाँ कुछ फाइल्स रखी हुई थी, वो भी सब नॉर्मल ही थी। उसे कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं दिख रहा था। लेकिन वो अलमारियों को खोल के, कबर्ड्स को खोल के, फाइलों को छानबीन कर रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। लास्ट में वो एक अलमीरा पर जाता है और उस अलमीरा को खोलने की कोशिश करता है तो वह अलमीरा खुलती नहीं है। वो सोचता है कि शायद वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड अलमीरा थी, कि शायद यहाँ कुछ मिल सकता है। लेकिन रात इतनी हो गई थी तो उसने सोचा क्यों ना सुबह किसी को बुलाकर इस अलमीरा को खुलवाया जाए, और वह इसी उधेड़-बुन में चला जाता है। दूसरे दिन अपने असिस्टेंट को बुलवाकर वो किसी को बुलवाता है, कि कहता है कि यहाँ पे एक अलमीरा है जिसका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है।